First of all, what is poliomyelitis? It is commonly known as polio, acute infectious disease that is caused by poliovirus. Polio means gray matter, myelose is the spinal cord, and itis we all know that is inflammation. Now, what are the causes? Poliomyelitis is caused by poliovirus. Poliovirus की जो फैमिली होती है that is पिकॉर्ना वायरस. पिकॉर्ना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं. पोलियो वायरस उनमें से एक है. राइनो वायरस भी इसमें आता है. Genus is enterovirus. Enterovirus means intestine. It is related to intestine, human intestine. It is single-stranded RNA. It is not enveloped. There are 3 types of poliovirus: Brunhild, Lansing, and Lyon. It could be type 1, type 2, and type 3 also. This is the structure of poliovirus: glycoprotein layer, RNA, viral capsid, shell, and membrane. Now, transmission. Polio कैसे फैलता है? By fecal-oral route or rarely by inhalation of the droplets. Now, how fecal-oral route? For example, अगर कोई patient है पोलियो का और वो defecate करेगा in the soil और आसपास के खेतों में फॉर एग्जाम्पल कोई वेजिटेबल ग्रो कर रही है तो वो वायरस उन वेजिटेबल्स में पहुंच जाएंगे. अल्टीमेटली वो अपने घर पे आएंगे और अगर अपन ने बिना वॉश करे उस वेजिटेबल को इनटेक किया वो वायरस अपनी बॉडी में एंटर कर लेंगे. सो दिस इज थ्रू फीकस थ्रू आर ओरल फीको ओरल रूट. और इनहेलेशन मीन्स पोलियो वायरस में देखा जाता है सोर थ्रोट रहती है तो उसमें अगर उसने स्नीज या कफिंग की आसपास में कोई भी उसका कोई पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में आया तो वायरस उससे भी फैलता है. पैथोजेनेसिस जब ये एंट्री लेगा वो माउथ के थ्रू रेप्लिकेट इन द फेरिंग्स जीआईटी एंड लोकल लिम्फेटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पोलियो वायरस होता है इसका बस इतना सा काम है ये एलिमेंट्री कैनाल में आए एंटर करे थ्रू माउथ और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाए बॉडी के सॉइल में जाए वेजिटेबल्स को अफेक्ट करे और किसी और पर्सन में चल जाए. क्योंकि पोलियो वायरस को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन इज द ओनली सोर्स. सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के जरिए से ही वो पोलियो वायरस सर्वाइव कर सकता है, उसका कोई और होस्ट नहीं है. जो पोलियो के अपन बाकी मैनिफेस्टेशंस देखते हैं जैसे पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, ये सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट्स है. पोलियो वायरस का इतना सा काम है अंदर आएगा और बाहर निकलेगा, दैट इज इट. तो माउथ से एंट्री लेगा, फेरिंग्स में भी वो रेप्लिकेट करेगा और ये एसिडिक पीएच को भी रेजिस्ट करता है. जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका कोई असर नहीं होता, दैट इज तभी अपन इसको एंटेरिक वायरस बोलते हैं कि ये इंटेस्टाइन में रह सकता है और उसके थ्रू इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचेगा बाय चांस अगर ये लिम्फेटिक्स में चल गया थ्रू लिम्फेटिक्स से ब्लड में चल गया, ब्लड के थ्रू ये सीएनएस में चल गया तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है. और सीएनएस में जाके ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा. लोअर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते ही फ्लैसिड पैरालिसिस पेशेंट में दिखेगी. अब जब ये इमेजिन अपन करके चल रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच चुका है. अब स्पाइनल कॉर्ड में ये मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा. जो प्राइमरीली मोटर न्यूरॉन को ये अफेक्ट करेगा और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा, जिस जिस न्यूरॉन में इसने अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट किया वो परमानेंटली डैमेज होगी. पर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इडेमा स्वेलिंग क्रिएट होगी, एक सेकेंड, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा उसकी वजह से जो आसपास की न्यूरॉन्स हैं वो भी फंक्शनली इम्पेयर्ड हो जाएंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जब रिकवरी का टाइम आएगा, रिकवरी स्टेज में अपन देखेंगे जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जो आसपास की न्यूरॉन्स जो स्वेलिंग की वजह से खराब हुई वो तो सही हो जाएंगी, लेकिन जो प्राइमरीली न्यूरॉन जिसमें वायरस ने रेप्लिकेट किया है वो कभी ठीक नहीं होगी, दैट इज अ परमानेंट पैरालिसिस. तो ये लाइन वही बता रही है, न्यूरॉन्स व्हिच आर परमानेंटली डैमेज lead to permanent paralysis while the others may regenerate so that partial recovery of the paralysis may occur. स्टेजेस होती हैं इसकी. फर्स्ट इज इंक्यूबेशन स्टेज. इंक्यूबेशन मीन्स जब इसने बॉडी में एंट्री ली और कब इसने अपने सिम्टम्स शो किए. इट इज यूजुअली 3 to 4 days. क्योंकि अपन देखेंगे 90% और 70%, कुछ बुक्स में 70% भी दिया हुआ है, पोलियो वायरस का जो केसेस होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते. और जबकि अपन ने ये भी चीज देखी है कि पैरालिसिस पोलियो में होता है दैट इज 1%. अगर इंक्यूबेशन पीरियड में
अगर उसको पैरालिसिस कॉज करनी है तो इंक्यूबेशन रह जाता है अपना 7 to 21 डेज। बट फीवर, डायरिया, मेलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट कॉज करने के लिए इसका इंक्यूबेशन रहता है 3 to 10 डेज तक। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आता है प्री पैरालिटिक स्टेज। प्री पैरालिटिक का मतलब होता है कि इसमें पैरालिसिस के सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, इसमें अपन को मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें वायरस ने एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू लिम्फेटिक्स में जा चुका होता है, ब्लड में एंट्री ले ली होती है और ये इरिटेट करता है मेनिंजिस को। तो प्री पैरालिटिक में अपन को मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स मिलेंगे, दैट इज स्टिफनेस इन द बैक, मसल्स एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टेंडरनेस अपन को दिखेगी। देन आता है स्टेज ऑफ मैक्सिमम पैरालिसिस। इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्वेड कर चुका होता है, जिसमें लो मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है, तो अपन को मैनिफेस्टेशन मिलेगी फ्लैसिड पैरालिसिस। नेक्स्ट इज रिकवरी फेज। रिकवरी में जो इन्फ्लेमेशन इसने स्पाइनल कॉर्ड में कॉज किया था, वो इन्फ्लेमेशन अब धीरे धीरे कम होता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो न्यूरॉन्स खराब हुई थी वो सही होने लग जाती हैं, तभी अपन को रिकवरी फेज इसमें मिलता है। नेक्स्ट इज पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा। अब जब इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, बट जिन न्यूरॉन्स के अंदर इसने रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था वो रिकवर नहीं हो सकती, वो परमानेंटली पैरालाइज्ड ही होंगी, तो अपन को नेक्स्ट स्टेज मिलेगी पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस। ये केसेस है मोस्ट मेजोरिटी 70% एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बिकॉज वायरस का गोल इतना सा है अंदर आना और बाहर निकलना, दैट इज इट, उसको कुछ और नहीं करना, तभी ज्यादातर अपन को एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिलते हैं। बट इफ अ चांस वायरस लिम्फेटिक्स में चल गया और ब्लड में चल गया, उसको अपन बोलेंगे माइनर नॉन सीएनएस इलनेस, मतलब उसमें अपन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, पैरालिसिस या मेनिंजाइटिस कुछ भी नहीं मिलेगी। इस केस में अपन को फीवर, सोर थ्रोट, मैलेज, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसको एबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। थर्ड इज एसेप्टिक, जिसका रेशियो और भी कम है, मेनिंजाइटिस। फोर्थ इज लेस देन 1% केसेस ऑफ पोलियो एक्सपीरियंस पैरालिसिस। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस इज 3 to 6, बट पैरालिटिक अगर पोलियोमाइलिटिस वो हो गया है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 7 to 21 डेज। तो अपन एवरेज लेके चलते हैं कि पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन इज 7 to 21 डेज ओनली। जो रिस्पॉन्स होता है पोलियो वायरस का ह्यूमन बॉडी में बहुत वेरिएबल रहता है, तो अपन उसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसके बेसिस पे अपन बताते हैं, अगर जीआई ट्रैक में ही है वो, कहीं और नहीं जा रहा, तो पेशेंट वुड बी एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। बट पेशेंट के अंदर वायरस है, तो जब भी पेशेंट क्या बोलते हैं उसको, डिफेसिएशन करेगा, तो उसमें वो स्टूल्स के थ्रू वायरस को निकालेगा, तो वो ट्रांसमिट कर सकता है, मींस वो इन्फेक्ट दूसरे को कर सकता है, बट खुद में उसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब वो लिम्फेटिक्स में चल गया, लिम्फेटिक्स के बाद उसका रूट होता है ब्लड। अब जब वो ब्लड में पहुंच गया है, तो ब्लड में पहुंचने के बाद जो अपन को सिम्टम्स मिलेंगे उसको बोलते हैं एबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस। उसमें अपन को फीवर, सोर थ्रोट, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सिस्टमिक जनरल सिम्टम्स दिखेंगे। उसके बाद वो जाता है सीएनएस में। सीएनएस में दो कैटेगरीज होती है, नॉन पैरालिटिक, अगर वो मेनिंजिस को अफेक्ट कर रहा है तो कोई पैरालिसिस अपन को नहीं मिलेगी, स्टिफनेस मिलेगी, जो कि मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। देन इज पैरालिटिक, दैट इज लेस देन 1%, जब वो स्पाइनल कॉर्ड में इन्वेड करके लो मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा। अप टू 72% और 90 अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है ऑफ ऑल पोलियो इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन आर एसिम्प्टोमेटिक। Infected persons without symptoms, they are able to shed the virus in the stool और वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस। 24% पोलियो इन्फेक्शन में देखा जाता है कोई सीएनएस इलनेस नहीं प्रेजेंट होती, लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट, मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट मिलती है, कंप्लीट रिकवरी विद इन अ वीक। तो जब पेशेंट आएगा अपन को, यूजुअली वो चाइल्ड होगा लेस देन 9 months का, तो डॉक्टर हमेशा अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पोलियोमाइलिटिस को रखता ही है, क्योंकि ये डिजीज, और लुकिंग एट द सैनिटेशन टू, कि वो डेवलप कंट्रीज में है कि डेवलपिंग। जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, सैनिटेशन मीन्स जहाँ पे पुअर है, डेवलपिंग कंट्रीज में, वहाँ पे पोलियो के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस में कंप्लीट रिकवरी है विद इन अ वीक और कोई पैरालिसिस नहीं मिलेगी। Now this is non-paralytic aseptic meningitis. Aseptic means ये बैक्टीरिया नहीं, वायरस एजेंट है मेनिंजाइटिस का। नॉन पैरालिटिक
इसमें सिम्टम्स होंगे स्टिफनेस ऑफ द नेक, बैक और लेग्स, यूजुअली फॉलोइंग सेवरल डेज आफ्टर अ प्रोड्रोम. प्रोड्रोम मीन्स फीवर तो रहेगा ही रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जनरल सिस्टम इफेक्ट्स के बाद अपन को ये चीजें मिलेगी. देन वी विल गेट एन आइडिया कि ओके वायरस मेनिंजेस को इरिटेट कर रहा है, फॉलोड बाय द हिस्ट्री जो पेशेंट अपन को देगा. 1 to 5% इसमें होता है. सिम्टम्स लास्ट फ्रॉम 2 to 10 days. रिकवरी इसमें भी कंप्लीट होती है बिकॉज देर इज नो पैरालिसिस. Paralytic poliomyelitis, fewer than 1% of polio infections in children result in flaccid paralysis. Paralytic symptoms generally begin 1 to 18 days after the prodrome. Fever, malaise इनके बाद, और it is a sudden onset paralysis. एकदम से weakness आएगी और ये प्रोग्रेस भी करेंगे, दैट इज वर्स होंगे इसके सिम्टम्स 2 to 3 days. फिर रिकवरी स्टार्ट होगी, जैसे कि अगर बॉडी टेम्परेचर फीवर कम हो गया तो पैरालिसिस में थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी. 2 phases होती है, माइनर एंड मेजर. माइनर मीन्स फीवर का आना जाना बार बार, एंड मेजर इज पैरालिसिस अटैक्स मिलेंगे. अब एलिमेंट को जब ये अफेक्ट कर रहा है, वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, लो मोटर न्यूरॉन्स या तो ब्रेन स्टेम में होती है, क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल में होती है. तो पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस स्पाइनल या फिर अकेले स्पाइन को अफेक्ट कर रहा है तो स्पाइनल पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस, ब्रेन स्टेम को कर रहा है तो बल्बर पोलियोमाइलिटिस, दोनों को कर रहा है तो बल्बो स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस. Spinal paralytic poliomyelitis is most common amongst three of them. It affects the element. Muscles of trunk and extremities are mostly affected. And asymmetrical paralysis मिलेगी and it is of descending type. So Guillain-Barré syndrome में भी अपन को यही manifestation मिलती है, but Guillain-Barré syndrome में history of infection रहता है, that is diarrhea, Campylobacter jejuni, प्लस उसमें सिमेट्रिकल पैरालिसिस मिलेगी और ascending टाइप मिलेगी. दैट इज पहले उसका हाथ काम करना बंद करेगा, देन प्रॉक्सिमल मसल्स. बट इन पोलियोमाइलिटिस इट इज डिफरेंट, डिसेंडिंग पैरालिसिस मिलेगी. सेंसरी लॉस नहीं रहेगा, बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन भी अनअफेक्टेड रहेंगे. लोअर लिम्ब ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व रहते हैं दैन दी अपर. कॉमनली मसल्स जो पैरालाइज होती हैं या वीक होती हैं, दैट आर क्वाड्रिसेप्स, tibialis anterior and gluteus, and in upper extremity opponens pollicis and deltoid. Bulbar poliomyelitis, it affects the cranial nerves. तो पहला जो सिम्टम आएगा दैट वुड बी द नेजल इंटोनेशन, बिकॉज ब्रेन स्टेम में क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज वेगस ग्लॉसोफेरेंजियल. जब भी अपन कुछ बोलते हैं तो आवाज अपनी नाक में नहीं जाती, नाक से नहीं बोलते पर मुंह से बोलते हैं. इट इज बिकॉज जो फेरिंक्स की मसल है, जब भी अपन बोलना स्टार्ट करते हैं वो एलिवेट करके नेजो फेरिंक्स को कवर कर देती है पार्शियली, जिसकी वजह से जो एयर का फ्लो है और जो साउंड आ रही है वो अपने मुंह से आती है. बट अब अगर क्रेनियल नर्व्स पैरालिसिस हो जाएगी तो वो जो मसल्स है वो एलिवेट करके नेजोफैरिंक्स को कवर नहीं करेगी, तो सारा जो आवाज है और जो ब्रीथ करेंगे अपन, हवा जाएगी वो नाक से जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि इंसान नाक से बोल रहा है. दैट इज द फर्स्ट सिम्टम. डिस्फेजिया, उसको खाने में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज फैरिंजियल मसल्स वीक है. नेजल रिग्राइटेशन हो जाएगा. सिक्रीशंस एक्यूमुलेट इन फैरिंग्स. Shallow respiration, hoarseness of the voice. This is all because of the medulla. Respiration center is also in the medulla. तभी respiration में problem आएगी. So it is a life threatening condition because vagus nerve nucleus भी वहाँ पर है, तो cardiac complications होने के chances भी बढ़ जाते हैं, that is bradycardia. Bulbospinal में 20% of cases दोनों symptoms मिलेंगे अपन को, bulbar as well as spinal. Now recovery phase. ग्रेजुअल रिकवरी होगा, जैसे इन्फ्लेमेशन जो उसने कॉज किया था वो धीरे धीरे कम होगा तो अपन को रिकवरी फेज मिलेगा. रिकवरी शुड बी विद इन 2 months. फिर भी अगर मसल्स आर बीइंग पैरालाइज्ड मोर देन 3 months के बाद भी अगर पैरालिसिस दिख रही है अपन को पेशेंट में, तो चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम होता है. और ये फेज 2 years तक भी अपन ने पैरालिसिस देखते हैं पोलियो के पेशेंट में. बट 2 years के बाद भी अगर कोई रिकवरी नहीं है तो दैट इज परमानेंट पैरालिसिस, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं. This is residual paralysis. It indicates जो बच जाती है paralysis has occurred after 2 years of the onset of the disease. Next is post polio syndrome. इसमें अगर patient यूजुअली पोलियो अफेक्ट करता है लेस देन 9 months चिल्ड्रन में, अब वो रिकवर भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसकी रिकवरी स्टेज 2 साल तक हो गया वो रिकवर, या रेसिडुअल पैरालिसिस बची कुछ जो भी है रह गई. अब पेशेंट आ रहा है अपने पास 15 to 30 years के बाद कि मुझे एकदम से मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे फैटिगनेस हो रहा है, मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, थकावट ज्यादा हो रही है, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो गया है.
तो अपन उसके हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपको कभी पोलियो था, तो अगर उसने हाँ बोला तो अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये आ जाना चाहिए कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट एक थ्योरी है दैट इज न्यूरल फटीग थ्योरी, जो इसको बताती है कि ये क्यों होता है। क्योंकि जब न्यूरॉन्स अपनी डिटोरिएट हो रही थी, पहले जब वो बच्चा था, पोलियो हुआ था उसको, तो जब वो डिटोरिएट हुई, प्राइमरीली जो न्यूरॉन अफेक्ट हुई, अब वो किसी मसल फाइबर्स को सप्लाई देती थी, वो सप्लाई कट ऑफ हो गया, तो वो मसल फाइबर काम नहीं करेंगे। बट जो आसपास के जो न्यूरॉन्स होंगी, मोटर न्यूरॉन्स, वो क्या करेंगी, वो कोलेट्रल्स, कोलेट्रल मीन्स अपनी ब्रांचेस ग्रो करेंगी आसपास के, जो मसल फाइबर सप्लाई नहीं हुए उनको सप्लाई करेगी। तो ये था उनका एक कॉम्पनसेटरी इफेक्ट कि वो उन मसल फाइबर्स को भी ऐसे वीक नहीं होने देंगी और उधर सप्लाई भी देंगी। बट जेनेटिकली उनका काम था तीन मसल फाइबर, फॉर एग्जाम्पल उनका काम था तीन मसल फाइबर्स को सप्लाई करना, बट बिकॉज ऑफ द पोलियो अब वो सिक्स मसल फाइबर्स को कर रही है, बिकॉज ओरिजिनल न्यूरॉन उनकी डैमेज हो चुकी है और वो दूसरी अब तीन मसल फाइबर की जगह छह मसल फाइबर को वो सप्लाई दे रही है। तो दिस इज अ न्यूरल फटीग थ्योरी कि जेनेटिकली उसका काम नहीं था ये, बट स्टिल वो छह मसल फाइबर को सप्लाई कर रही है, तो वो ओवरलोड हो गया, स्ट्रेस आ गया उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पे, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम ग्रेजुअली वो भी वीकन कर जाएगी, जिसकी वजह से अपन को पोस्ट पोलियो सिंड्रोम देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस पोस्ट पोलियो सिंड्रोम का इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लैबोरेटरी टेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज वायरस तो है ही नहीं उसके अंदर, इट्स जस्ट द न्यूरल फटीग थ्योरी, nor there are any specific diagnostic criteria, but three important criteria हैं। अपन पेशेंट से पूछेंगे आपको पहले पोलियो हुआ था, उसने हाँ बोला, चांसेस बढ़ जाएंगे इसके। लॉन्ग इंटरवल आफ्टर रिकवरी, कि कितने टाइम पहले हुआ था, बिकॉज 15 to 30 ईयर्स बाद अपन को पोस्ट पोलियो सिंड्रोम देखने को मिलता है। और ऑनसेट जो होता है वीकनेस का दैट इज ग्रेजुअल होना चाहिए। तो तीन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे अपन बोल सकते हैं दैट दिस इज पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। अब diagnosis of poliomyelitis. Usually a child presents with pyrexia and tenderness 1 week after the onset. Onset के अगर एक हफ्ते बाद पेशेंट आ रहे हैं, तो अपन थ्रोट से वायरस रिकवर नहीं कर सकते, स्टूल में स्टिल वायरस रहेंगे, तो अपन स्टूल से वायरस देख सकते हैं, स्टूल सैम्पलिंग लेके। सीएसएफ अगर उसने मेनिंजाइटिस कॉज भी की है, तो अपन सीएसएफ में वायरस के सैंपल्स देख सकते हैं। बाय द पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से अपन उस वायरस को एम्पलीफाई कर सकते हैं टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। सीरोलॉजी में ब्लड टेस्टिंग में अपन को एंटीबॉडीज एलिवेटेड मिलेंगी। सीएसएफ में डब्ल्यूबीसीज एंड प्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज रहेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पायोजेनिक मेनिंजाइटिस लेते हैं। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में लंबर पंचर जब अपन करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाएगा, दैट बी द डिफरेंशियल फीचर। गालन-बरे सिंड्रोम में देयर इज अ सिमेट्रिकल weakness and ascending type. In case of myopathy, NCV would be normal. स्पाइना बाइफिडा या अदर स्पाइनल डिसऑर्डर्स में अपन को सेंसरी सिम्टम्स भी मिलेंगे, जबकि पोलियो में देयर आर नो सेंसरी सिम्टम्स इनिशियली। इन केस ऑफ न्यूरोपैथी फॉर एग्जांपल रेडियल नर्व अगर अफेक्टेड है, तो अपन को पर्टिकुलर रेडियल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में वीकनेस मिलेगी, दैट इज रिस्ट ड्रॉप। So these are the differential diagnosis. And one more I forgot, that is transverse myelitis. It is most important. ट्रांसवर्स माइलिटिस में एक पर्टिकुलर सेगमेंट जाता है, तो उसमें भी सेंसरी और मोटर दोनों ही मिलेंगे, पर्टिकुलर मायोटोम और डोमेटोम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्योर, अपन क्योर नहीं कर सकते पोलियो को, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन, अपन इम्यूनाइज करवा सकते हैं, बट स्टिल देयर इज नो क्योर। इन केस ऑफ एक्यूट अगर है, वी गिव जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर फीवर, फॉर मेनिंजियल इरिटेशन। दिस टाइम में अपन को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवानी है, बिकॉज इट मे प्रेसिपिटेट द पैरालिसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। In case of paralysis, if the patient has come to us with the paralytic stage, orthopedic care, paralyzed legs are supported by plaster splints. So to avoid any deformity, pillows or even sandbags to keep hip in 5-degree flexion, knee in 5-degree flexion, foot in 90-degree position to avoid any contracture. All joints should be moved through available range of motion. Move करवाते रहना है, either passively or actively. If there is a muscle pain, it can be eased by applying hot packs. This is the orthosis, knee foot and ankle foot and knee foot
orthosis for the support for maintenance of the particular joint in the neutral position. In case of recovery stage, physiotherapy has a role in the recovery stage. What do we do in the recovery stages? We prevent the deformities, we correct the deformities, retrain the muscles, and the progress is judged by the MRC grading, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Next is physiotherapy. So by this, we use this principle for strengthening of hip extensors. Gravity resisted or assisted movement can be done by the use of hydrotherapy. Now residual paralysis, जो बच गई, जिसका अपन कुछ नहीं कर सकते, even physiotherapy cannot prevent this. So residual paralysis में ट्रीटमेंट का जो एम होगा कि जो बच्ची कुछ मसल पार है उसका यूज लेना और फंक्शनली उस लिम्ब को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना एज पॉसिबल. इन दिस देयर इज अ रोल ऑफ सर्जरी. फर्स्ट, जो डिफॉर्मिटीज हो चुकी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल करेक्ट देम, दैट इज सूटर ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल, हिप इज इन फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, दिस इज अ डिफॉर्मिटी. उसको अपन करेक्ट करेंगे बाय द सॉर्टर ऑपरेशन. इन दिस व्हाट डू वी डू इज टीएफएल को डिवाइड करेंगे, बिकॉज मस्कुलर इम्बैलेंस अगर क्रिएट हो चुका है, मसल पैरालाइज है, तो एंटागोनिस्टिकली दूसरी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, उसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ रही है, तो अपन उसको डिवाइड कर देंगे उस मसल को. यॉन्स प्रोसीजर इज फॉर द फिक्स्ड नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अगर है, उसमें अपन इलियोटिबियल बैंड को रिलीज करते हैं लोअर थाई से. विल्सन डिजीज, आगे डायग्राम आ जाएगा. विल्सन डिजीज द ऑस्टियोटॉमिक प्रोसीजर, ये भी फिक्स्ड नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को ट्रीट करता है. नेक्स्ट, फर्स्ट इज करेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड डिफॉर्मिटीज हो चुकी है, उसको अपन ने करेक्ट कर लिया. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ मसल बैलेंस. अब फ्लैसिड पैरालिसिस है तो देयर इज अ मस्कुलर इम्बैलेंस बिटवीन द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. इसमें अपन करते हैं टेंडन ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल, टेंडन ट्रांसफर में अपन क्या करते हैं, जो जिस मसल का अपन टेंडन लेंगे दूसरी मसल के लिए कॉम्पनसेटरी, उस टेंडन का इंसर्शन साइड को हटा के, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रिसेप्स वीक है मेरी और मुझे हैमस्ट्रिंग का जो बाइसेप्स फेमोरिस का टेंडन है वो मैंने इंसर्शन साइड से हटाया और मैं उसको इंसर्ट करूंगी बाइसेप्स फेमोरिस के पटेला पे, ओ सॉरी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के पटेला की साइड जहाँ पे बाइसेप्स का इंसर्शन होता है वहां पे. सो इससे अपन क्या कर रहे हैं कि जो मसल पार बची कुची है उसको अपन रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द जॉइंट, आर्थ्रोडेसिस. अगर डिफॉर्मिटी इतनी ज्यादा सीवियर है तो अपन जॉइंट्स आर बीइंग डिफॉर्म्ड, तो अपन आर्थ्रोडेसिस पे जाएंगे. बट द क्राइटेरिया इज, आर्थ्रोडेसिस करने के लिए जो जॉइंट सरफेसेस होती हैं वो कंप्लीट इरोड हो चुकी होती हैं, तभी अपन आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. अदरवाइज आर्थ्रोप्लास्टी से भी अपन फंक्शनिंग ला सकते हैं. आर्थ्रोडेसिस तभी परफॉर्म करेंगे जब अपना जॉइंट इंट्राआर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज और कैप्सूल, ये डिटोरिएट हो चुके हैं, तब अपन आर्थ्रोडेसिस पे जाएंगे. दिस इज अ विल्सन रिलीज. विल्सन रिलीज इज अ सुप्राकॉन्डाइलर ऑस्टियोटॉमी. इन दिस अपन वेज शेप कट करेंगे, सुप्राकॉन्डाइलर मींस फीमर, और अपन उसको ज्वाइन कर देंगे, तो नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इससे करेक्ट हो जाएगी. 30 डिग्री का वेज बनाते हैं अपन. दिस इज आर्थ्रोडेसिस. एग्जाम्पल है ये फुट ड्रॉप का. फुट ड्रॉप, इसमें भी अपन वेज शेप कट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे दोनों जहां से अपन ने कट किया है दोनों को. इसका ड्रॉबैक इतना सा है कि पेशेंट एंकल मूवमेंट सिर्फ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट वो वेट ले पाएगा ऑन द एंकल पे, वो वेट ले सकता है और एम्बुलेशन वो कर सकता है. दैट इज फंक्शनल इंडिपेंडेंस विच वाज द मेजर गोल टू परफॉर्म. Now, as I told you that there is no cure for polio, but we can immunize it. So there are two vaccines: inactivated polio vaccine and oral polio vaccine. Inactivated means अपन वायरस देते हैं, उसको अपन कंप्लीट इनएक्टिवेट करके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे. इन केस ऑफ ओरल, ओरल में अपन एटेन्युएटेड वायरस देते हैं. एटेन्युएटेड मीन्स उसका जो विरुलेंस है उसको अपन कम करेंगे, कंप्लीट खत्म नहीं करेंगे. तो अपन मान सकते हैं अपन लाइव वायरस ही बॉडी में देते हैं. इनएक्टिवेटेड का ड्रॉबैक ये है कि इट अपीयर्स टू प्रोड्यूस लेस लोकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्यूनिटी दैन डज ओपीवी, बिकॉज ओपीवी में अपन लाइव वायरस दे रहे हैं उसका विरुलेंस कम करके. तो इसका एक ड्रॉबैक है कि ये इम्यूनिटी वाइल्ड पोलियो वायरस के अगेंस्ट नहीं प्रोवाइड कराता, जबकि ओपीवी करवाता है. ओपीवी में लाइव एटेन्युएटेड स्ट्रेन्स देते हैं अपन पोलियो, और इसमें तीनों जो स्ट्रेन्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों होती है. इसका एक ड्रॉबैक इतना सा है कि
अपन लाइव वायरस बॉडी में दे रहे हैं तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आफ्टर 15 to 30 ईयर्स। ऐसा देखा गया था। VAPP एक टर्म है, दैट इज वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो, पोस्ट पोलियो। इट इज बिकॉज ऑफ द OPV वैक्सीन। सो इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट वो लोग IPV का यूज ज्यादा करते हैं रादर देन OPV, बिकॉज OPV के पेशेंट्स में अपन ने पोस्ट पोलियो सिंड्रोम देखे थे, बिकॉज अपन लाइव वायरस देते हैं उन्हें। ये यूनाइटेड स्टेट का स्केड्यूल है कैसे वैक्सीनेशन देते हैं। एट द एज ऑफ 2 months वैक्सीन IPV, मिनिमम इंटरवल कोई मायने नहीं रखता। अब फिर 4 months बेबी को अपन IPV देते हैं। देन उसके बाद 4 weeks का इंटरवल जरूरी है बिटवीन द सक्सेसिव IPVs। एंड एक वैक्सीनेशन निकली थी दैट इज पीडियारिक्स। इसमें DTaP, हेपेटाइटिस B एंड IPV तीनों का कॉम्बिनेशन है जो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराएगा। DTaP मीन्स डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस प्लस हेपेटाइटिस B एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी है। ये तीनों डिजीजेस, चारों डिजीजेस के अगेंस्ट अपन को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाएगी। These are the references. Thank you.